आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज वादे कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें बरसों से सुना नहीं गया। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ कब होगा। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके बारे में बाकी मीडिया बात नहीं करता। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके बारे में बाकी मीडिया, बाकी जर्नलिस्ट्स हुकूमत से सवाल नहीं पूछते। और एएनएन न्यूज़ का काम है कि हम वो सवाल उठाए, वो बातें उठाए, वो चीज़ें लोगों के सामने रखें जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और हुकूमत को जवाबदेह बनाना चाहते हैं। तो आज के प्रोग्राम में सीधे सीधे बात होगी डेली वेजर्स के बारे में। आज हम डेली वेजर्स की बात करेंगे और उनके मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और मुतालबा भी करेंगे कि क्या उमर सरकार एक टाइमलाइन देगी, क्या उमर सरकार एक टाइमलाइन देगी जिसमें यह बताया जाएगा कि इन डेली वेजर्स को इस मुद्दत के अंदर हम रेगुलराइज कर रहे हैं, उनकी नौकरियों को मुस्तकिल कर रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे और सबसे अहम बात आज के प्रोग्राम में यह है, सबसे अहम बात आज के प्रोग्राम में यह है कि क्या इन डेली वेजर्स के साथ इंसाफ होगा और क्या आने वाले दिनों में इनके लिए कोई खुशखबरी होगी। ख़वातीन व हज़रात, बात यह है कि आज मैं बात सीधे करूंगा, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा साफ बगैर घुमाए। कश्मीर के नौजवान पूछ रहे हैं नौकरियां कहां हैं और डेली वेजर पूछ रहा है मेरी मुस्तकली कब होगी। और उनका हक भी है कि वो ये सवाल पूछे। बाकी मीडिया इस मसले को उठाए ना उठाए, लेकिन हम इस मसले को उठाते रहेंगे। रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में, रमजान मुबारक के इस बाबरकत महीने में जब मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करने की तालीम दी गई है, आज हम बात करेंगे डेली वेजर्स की जो बरसों से मुस्तकिल होने के मुंतजिर हैं और हजारों नौजवान की नौकरियों के इंतजार में उम्र गुजार रहे हैं। उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? इन डेली वेजर्स को इंसाफ कब मिलेगा? डेली वेजर्स जो 20-30 सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ज्यादातर जंगलात, पीएचई, पीरीडी, महकमे तालीम। और मैं आपको बता दूं, जब मैं आज इस प्रोग्राम में डेली वेजर्स की बात करता हूं, यह सिर्फ आदादो शुमार नहीं है, यह घरों के चूल्हे हैं, यह बच्चों की फीस है और यह रमजान की सहरी और इफ्तार है। ख़वातीन व हज़रात, आप इस वक्त अपने घरों में बैठकर इफ्तारी का लुत्फ लेते हैं, अच्छे अच्छे जायकेदार पकवान बनाते हैं और मैंने सुना है कि आने वाले ईद के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन इन डेली वेजर्स का क्या, जिन्हें अब तक तनख्वाह नहीं मिली? और मुझे बताया गया है कि कुछ डेली वेजर्स ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। अब बताइए वो सहरी और इफ्तार में क्या खाते हैं? क्या उमर हुकूमत उनके बारे में कुछ सोचती है? क्या उमर सरकार इन डेली वेजरों के बारे में सिर्फ यकीन दहानी कराएगी या अमली तौर पर कुछ इकदाम भी उठाएगी? और सबसे अहम सवाल कि हमें बताया जाता है कि आप 5 साल इंतजार करो। उमर सरकार के पास कहा जाता है कि अभी 3-4 साल और हैं, इसलिए डेली वेजर इंतजार करे, बेरोजगार नौजवान इंतजार करे, बिजली सस्ती होगी उसके लिए भी 4 साल इंतजार करे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या आपके 4 साल हमारे भी 4 साल हैं? क्या हमने आपको इसलिए हुकूमत में लाया ताकि हमें इंतजार करना पड़े, या फिर हमने आपको हुकूमत में इसलिए लाया ताकि हमारे मुश्किलात हल हो और डेली वेजर्स को इंसाफ मिले? आज का सबसे बड़ा सवाल, और मैं सीधा सवाल पूछूंगा, घुमा फिरा कर नहीं, लपेट कर नहीं, सीधा सवाल उमर सरकार से। कश्मीर के हजारों डेली वेजर्स जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं,
जो बर्फ में भी ड्यूटी देते हैं, जो बारिश में भी सड़क साफ करते हैं, लेकिन आज भी इनके नाम के साथ एक लफ्ज लिखा जाता है, डेली वेजर। सरकारी मुलाजिम इनके साथ नहीं जोड़ा जाता। आज सवाल है, क्या उमर अब्दुल्ला हुकूमत डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के लिए वाज़ा टाइमलाइन देगी? क्या उमर सरकार एक वाज़ा टाइमलाइन देने के लिए तैयार है कि कब तक इन डेली वेजर्स का इंतजार खत्म होगा? क्योंकि इंतजार बहुत हो चुका, फाइलें चलती रही, कमेटियां बनती रही, बयानात आते रहे, लेकिन डेली वेजर की जिंदगी नहीं बदली। डेली वेजर की जिंदगी नहीं बदली। और यही डेली वेजर इसके घर में इफ्तारी के लिए जायकादार खाना नहीं है। सहरी के वक्त इसके पास अपने बच्चों को रोजे रखने के लिए अच्छा खाना खिलाने के लिए नहीं है। और मैं आपको बताऊं ख्वातीनो हजरात, एक डेली वेजर के पास थोड़ा सा सोना था जो उसकी शरीक हयात का था। शरीक हयात का ऑपरेशन होने वाला था। 15,000 में ये ऑपरेशन हो सकता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। डेली वेजर के पास पैसे नहीं थे और मजबूरी में वो छोटा सा बचा हुआ सोना जो उसकी शरीक हयात का था, उसको बेचने के लिए वो बाजार जाता है, इसलिए ताकि वो अपनी शरीक हयात का ऑपरेशन करवा सके। एक डेली वेजर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाता है, और अगर दिलाए तो उसे बैंक से कर्जा लेना पड़ता है, रिश्तेदारों से, हमसायों से, पड़ोसियों से कर्जा लेना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सके। डेली वेजर के बुजुर्ग वालिदीन, उनके पास अक्सर दवाइयां नहीं होती, उनके पास अद्वियात का फुकदान होता है। वजह क्या होती है? वजह यह होती है कि उसके पास अपने बुजुर्ग वालिदीन को अद्वियात खरीदने के लिए हमेशा पैसे नहीं होते। 7 से 10 हजार पर काम करने वाला डेली वेजर 7 से 10 हजार तक की तनख्वाह पर काम करने वाला डेली वेजर अफसरों से भी डरता है। क्यों? कुछ अफसर इन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि कल से आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, और इन्हें धमकाते हैं कुछ अफसर कि हमारे जाती काम करो, हमारे घरों में सफाई करो, हमारे लिए खाना पकाओ, हमारे बच्चों को स्कूल लेके जाओ, हमारे बच्चों को स्कूल से लेकर आओ। मैं पूछता हूं क्या यह इंसाफ है? और उमर सरकार, आप कहते हैं कि हमारे पास 4 साल हैं। ये डेली वेजर्स पिछले 20 सालों से इंतजार करते करते थक गए। ये डेली वेजर्स पिछले 30 सालों से इंतजार करते करते थक गए, और आप कहते हैं कि मेरी सरकार के पास अभी 4 साल है। फाइलें चलती रहेंगी, कमेटियां बनती रहेंगी, बयानात आते रहेंगे, लेकिन डेली वेजर्स की जिंदगी हमने नहीं देखा बदलते हुए। यह सिर्फ नौकरी का मसला नहीं, यह इज्जत का मसला है। यह उन तमाम मसाइल का मसला है जो डेली वेजर्स के साथ जुड़े हुए हैं। यह इसके बच्चों का मसला है। यह स्कूल फॉर्म में, जब स्कूल फॉर्म में लिखा जाता है फादर्स ऑक्यूपेशन, कि आपके वालिद क्या काम करते हैं, तो इनके बच्चे लिख लेते हैं डेली वेजर। आज हम पूछ रहे हैं क्या हुकूमत सिर्फ वादा करेगी या एक वाज़ा ऐलान भी करेगी? एक डेडलाइन, एक टाइमलाइन, एक रोड मैप कश्मीर का नौजवान जानना चाहता है, डेली वेजर जानना चाहता है। और आज ये सवाल हम पूछ रहे हैं उमर अब्दुल्ला की सरकार से। कि रेगुलराइजेशन के लिए टाइमलाइन कब देंगे आप, या ये मसला भी 5 साल के इंतजार में चला जाएगा। और सबसे अहम बात, हालिया दिनों डेली वेजर्स ने यहां पे डेली वेजर्स ने एहतिजाजी मुजाहरे किए। उसके बाद उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के बाहर भी एहतिजाजी मुजाहरे किए, और उनसे कहा गया कि हम आपकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से कराएंगे
और अपने मसाइल आप उनके सामने रखें और चीफ मिनिस्टर भी आपको एश्योर कर सकते हैं अपनी तरफ से। मुद्दत होगी लेकिन अब तक इन डेलीवेजरों के लिए चीफ मिनिस्टर के पास टाइम ही नहीं चीफ मिनिस्टर के पास। और मैं कहना चाहूंगा उमर सरकार से, इन डेलीवेजरों के लिए आपके पास टाइम कब निकलेगा? कभी गुलमर्ग में कम वक्त बिताइए और इन डेलीवेजरों को आप जो है थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सुनने के लिए। कभी आप सैरो तफरी कम कीजिए और इन गरीब डेलीवेजरों के लिए आप टाइम निकालिए। और यही डेलीवेजर आपकी सरकार से पूछ रहा है ये डेलीवेजर आपसे बार बार, मेरी मुस्तकिली कब होगी? और हुकूमत कहती है 5 साल हैं अभी, 5 साल में नौजवान ओवर एज हो जाता है। और मैं आज के प्रोग्राम में आपको बता दूं कि जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी तो यहां पे बहुत सारी पार्टियों ने बहुत सारे वादे किए और मुझे बताया गया है कि अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की पॉलिटिकल पार्टी ने वादा किया कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो 2 महीनों के अंदर पहली कैबिनेट मीटिंग में इन डेलीवेजर्स को रेगुलर करेंगे हम। और साथ ही में कहा था कि 6 महीनों में 2 लाख नौकरियां आवाम को, बेरोजगारों को फराहम करेंगे। इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। लेकिन सवाल यह है कि कब तक इन डेलीवेजरों का इंतजार में रखेंगे और कब तक कहा जाएगा उमर सरकार की तरफ से कि आज मेरे पास 5 साल या 4 साल अभी बचे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और डेलीवेजर्स फोरम के प्रेसिडेंट सजाद परे। बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजाद साहब, डेलीवेजर्स पिछले 20-30 सालों से लगातार मेहनत कश लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हर बार हर हुकूमत आपसे वादा करती है और वादा तोड़ता हुआ दिखाई नजर आ गया। आज तक कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है। इसके बारे में आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? तो ये सरकार ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी 11 मार्च 2025 को, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहा गया था, ये हिदायत दिए गए थे कि आप 6 महीने के अंदर एक रोड मैप तैयार करिएगा डेलीवेजर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से। 6 महीने के बजाय अब 1 साल गुजरने को है, 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई बात सामने नहीं लाई गई, कोई पॉलिसी सामने नहीं लाई गई। तो पिछली बार हमने एक बार फिर जब वजीर आला साहब बजट तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने रेगुलराइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये शब्द को इस्तेमाल किया कि रेगुलराइजेशन की जाएगी। तो हमने पूछा उस वक्त भी एहतजाज के जरिए से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से और सोशल मीडिया के जरिए से अपने एहतजाजी धरनों में हमने यही सवाल यहाँ की सरकार से किया कि जिस कमेटी की बुनियाद पे आप हमें रेगुलराइज करना चाहते हो, जिस कमेटी के रिपोर्ट की बुनियाद पे आप हमें रेगुलराइज करना चाहते हो, चाहे फेज वाइज करना चाहते हो, चाहे एक बार करना चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो, किस तरीके से नहीं करना चाहते हो, इसका तो तयन पहले कमेटी को कर रहे हैं, उनको सिफारिशात देनी, उनको रिपोर्ट देना है। लेकिन उस कमेटी को कह रहे हो ना कि आप 6 महीने के बजाय 12 महीने हो गए, आप रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो? तो इस चीज को लेकर हमने एहतजाज किया था। फिर जब एहतजाज हुआ तो वजीर आला साहब ने अपने ग्रांट्स के जो उनके महकमा जात के ग्रांट्स थे, उनके सवालों के जवाब में ये कहा कि डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स को इस साल रेगुलराइज किया जाएगा। लेकिन हम पूछते हैं कि अगर आप इस साल रेगुलराइज करना चाहते हो, किस महीने से करोगे रेगुलराइज, कितने लोगों को करोगे, किस पॉलिसी के तहत करोगे? क्या वो रिपोर्ट अब तक आज तक मंजर आम पे वो नहीं लाई गई है? क्या उस रिपोर्ट में क्या है? डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से क्या है? इन सब सवालों का हम जवाब चाहते हैं सरकार से। हालिया दिनों जब आपने एहतजाजी मुजाहिरे किए, आपसे वादा किया गया था कि चीफ मिनिस्टर जो हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी, आपकी फोरम की मुलाकात होगी। क्या अब तक कोई पैगाम आया वहां से? देखिए, वो एहतजाज हमने इस चीज को लेके किया था कि जिस तंजीम को, जिस तहरीक को हमने वोट दिया था, हमने किसी फर्द की जात को देखकर वोट नहीं दिया था। यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज ने, यहाँ के पेंशनर्स ने, यहाँ के 61,000 आर्जी मुलाजमी, उनके खानदानों ने, लगभग 8 लाख
के करीब खानदान पर मुश्तमिल है। तो इनके साथ जो 40 लाख लोग वाबस्ता है, तो उन सब ने इस चीज को देखकर वोट दिया था कि यहाँ का जो बर्निंग इशू है टेलीविजन कैजुअल लेबर्स का, तो ये उस मामले को हल करेगी, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र किया था, ओल्ड मेंशन रेस्टोरेशन का इन्होंने जिक्र किया था। जब इन्होंने इस मामले के हवाले से सरदमोही दिखाई, तो हमने फैसला कर लिया कि जिस तंजीम और जिस तहरीक को हमने वोट दिया, तो हम उस तहरीक और तंजीम के दफ्तर पे जाएंगे। जब हमने पेशकदमी की तो पुलिस ने रास्ता रोका और हमें आगे जाने से रोका गया। तो फिर फौरन बेशतर उसी वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है, खासकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर नासिर असलम वानी साहब, तो उन्होंने अपने कायदीन के जरिए से, अपने नुमाइंदों के जरिए से हम तक ये पैगाम पहुंचाया कि आपके साथ बातचीत हो जाएगी, तो आप अपना जो भी आपका पक्ष है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप हमारे सामने रखिएगा, जो आपकी डिमांड है वो आप हमारे सामने रखिएगा। तो हालात को मद्देनजर रखते हुए ही शायद इस पर अभी तक बात नहीं हुई। हमें पूरी तवक्को है कि आने वाले दिनों में शायद इस हवाले से जरूर बात होगी और हमें अपना जो हमारा साइड है, जो हमारी डिमांड से, हमें उस हवाले से तफसीली बात करने का मौका फराहम किया जाएगा। और हमें पूरी तवक्को है कि उस हवाले से भी जो भी उनके पास होगा, चाहे उनका कमेटी का रिपोर्ट या बाकी चीजें, वो हमारे साथ शेयर किए जाएंगे। उसके बाद ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया के जरिए से यहाँ के आवाम तक, यहाँ के टेलीविजन तक उस बात को पहुंचाया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फिर नमाज ईशा का भी वक्त होने वाला है, मैं मुख्तसरन आपसे जानना चाहूँगा, ईद उल फितर आने वाली है और मुझे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे टेलीविजन्स हैं जिनकी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई है, उस बारे में आपसे जानकारी चाहूँगा और साथ ही में अपील भी आप क्या करेंगे? देखिए, अफसोस इस बात का है कि एक बंदे से आप काम ले रहे हो, काम लेने के बाद इसका हक बनता है। अगर आप कानूनन भी देखोगे, शरीयतन भी देखोगे, इंसानी बुनियादों पे भी आकर देखोगे, तो उसका हक बनता है। किसी का दिन जिसने काम किया उसकी उजरत उसका हक बनती है, किसी का दिन के बाद उसकी उजरत अदा करनी है। इस्लाम ने भी यही कहा है कि मुकद्दस महीना चल रहा है, हमें यही तालीमात दे रहा है ये मुकद्दस महीना कि अगर कोई मजदूरी करता है तो उसका पसीना खुश होने से पहले उसकी मजदूरी अदा की जाए, उजरत अदा की जाए। लेकिन यहाँ पे तो अजीब माहौल है। यहाँ पे अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करोगे, बेचारे काम कर रहे हैं लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उसी टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो रोड शोज बाहर की रियासतों में हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे टूरिज्म मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, उनके जो ये ग्रुप का है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो उस रोड शो में हिस्सा लेते हैं, करोड़ों रुपये उस पर खर्च किए जाते हैं और करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं। रोड शोज के लिए पैसा है लेकिन टेलीविजन की उजरत के लिए पैसा नहीं है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, हमारे जो कंपास में काम करने वाले टेलीविजन है, उनके लिए तनख्वाह नहीं है। अफसोस तो इस बात का है कि पर साल एक कट मोशन के जवाब में, मैं परसों देख रहा था, एक कट मोशन के जवाब में पर साल हमारे जो ये कुलगाम के फॉरेस्ट डिवीजन में जो हमारे कैजुअल लेबर्स कंपार्ट के तहत काम कर रहे हैं, ये दिखाया गया है कि ये काम कर रहे हैं, इनकी उजरत वाजिबुल अदा है, अभी अदा नहीं की गई है, तो ये दिखाया गया। और आज ये जो बजट सवाल में इस हवाले से पूछा गया था, तो उसमें उनको नकारा गया है कि हमारे पास कोई टेलीविजन है ही नहीं। तो ये एक कलम की एक जुम्बी से पता नहीं कितने घरों का कत्ल कर देते हैं। यहाँ पे तो इनको इस चीज का भी एहसास नहीं है कि एक फर्द के साथ ये एक टेलीविजन नहीं है, ये एक टेलीविजन का खानदान है। इसके साथ इसके बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, इसके बुजुर्ग वालिदैन का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कई सैकड़ों टेलीविजन कैजुअल लेबर्स को इन्होंने ऐसे ही कलम की एक जुम्बी से निकाला। कई लोगों को ये कहा गया, अभी सरकार की तरफ से फैसला नहीं आया, और कई को ये कहा गया कि जनाब आप 60 वर्ष की उम्र को चले गए हैं, आप बाहर का रास्ता उनको दिखाया गया, उन्हें छुट्टी कर दी गई है, कई लोगों की तनख्वाह रोक दी गई है, और अभी भी कुछ लोग अभी भी कोर्ट कचहरी के जो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके हवाले से फैसला नहीं किया गया। ईद उल अजहा, ईद उल फितर की आमद है, अभी भी हमारे टेलीविजन कैजुअल लेबर तरस रहे हैं, जो उनकी वाजिबुल अदा तनख्वाह है उसको वागुजार नहीं किया जाता है। जी सजय साहब, मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपसे साथ ही में ये वादा करता हूं कि ANN न्यूज़ टेलीविजन की आवाज उठाती रहेगी और उम्र हुकूमत को जवाबदारी बनाएगी। और मैं आपको बता दूं ख्वातीन व हजरात, अब बात सुनिए, मेरी अहम बात कहने जा रहा हूं। टेलीविजन पिछले 20-30 सालों से इंतजार कर रहे हैं और हर बार इन्हें कहा जाता है कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा। उमर सरकार हमने देखा कि यहां पे असेंबली इंतखाबात हुए 2024 में,
आपने कई वादे किए थे, लोगों ने आपको एतमाद दिया, हुकूमत बन चुकी, नताइज सामने आ गए, आपको मेजॉरिटी मिली और अब लोग चाहते हैं कि उन वादों पे आप अमल पैरा हो। लेकिन ख्वातीन और हजरात, जो कहा जाता है, जो हमें कहा जाता है कि अभी जो है पावर कमेटी बनेगी, सिफारिशात आएंगे, फिर जो है उमर सरकार इस पे गौर करेगी कि डेली वेजर्स को हम मुस्तकिल करें। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं, एक हाइपोथेटिकल करते हैं आज, और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह मेरा जवाब है उमर सरकार को भी, कि अगर हुकूमत बनाते अल्ताफ बुखारी, अगर इक्तिदार में होती अपनी पार्टी, तो उन्होंने एक टाइमलाइन दी थी और मैं बताता हूं आपको कि उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनी 2 लाख नौकरियां 6 महीने में मिल जाएंगी, और सिर्फ 6 महीने में के अंदर हम देख लेते कि डेली वेजर्स को रेगुलर भी किया जाता। अब मेरा सवाल है उमर सरकार से, अगर अपनी पार्टी ये कर सकती है, अगर अल्ताफ बुखारी ये कर सकते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सकती? और सीधा सवाल है कि अगर अल्ताफ बुखारी की हुकूमत बनती, अगर अपनी पार्टी की हुकूमत बनती, 2 लाख नौकरियां 6 महीने में बेरोजगारों को मिल जाते, और सिर्फ 6 महीने में 2 लाख नौकरियां लोग अपने आंखों से देखते, 2 लाख अपॉइंटमेंट लेटर, 2 लाख खानदानों में खुशी, रिक्रूटमेंट कैलेंडर पहले ही दिन जारी हो जाता, और हम देख लेते कि यहां के बेरोजगार नौजवान फॉर्म भर चुके होते और इस वक्त सरकारी नौकरी कर चुके होते, क्योंकि अब 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, और अपनी पार्टी ने लोगों को वाज़ा तौर पे बताया था अपने मंशूर में कि 2 महीनों में डेली वेजर्स को रेगुलर करेंगे और 6 महीनों में 2 लाख नौकरियां यहां के बेरोजगार नौजवानों को देंगे। अगर वो कर सकते हैं, अगर उनके पास कोई प्लान है, तो उमर सरकार के पास क्यों नहीं? आज हमें क्यों कहा जाता है कि कमेटी बनेगी? और मैं कहना चाहूंगा आपसे, 2025 चला गया, क्या आप जानते हैं इस 2025 में कितने ही नौजवान ओवर एज हो गए? अब उमर सरकार इस साल जो नौकरियां लोगों के सामने रखेंगे, जिनके लिए फॉर्म आएंगे पीएससी की तरफ से, एसएसबी की तरफ से, क्या 2025 में वो नौजवान जो एलिजिबल थे अब ओवर एज हो गए, जिनकी तादाद 1 लाख के करीब बताई जाती है, क्या वो 1 लाख नौजवान 2026 में फॉर्म भर पाएंगे? और उमर सरकार कहती है मेरे पास अभी 4 साल है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो अपनी पार्टी का इलेक्शन मंशूर था, अगर अपनी पार्टी आती, अल्ताफ बुखारी यहां की हुकूमत संभालते, तो डेली वेजर्स के लिए टाइमलाइन पहले ही दी गई थी। उमर सरकार डेली वेजर्स के लिए कोई टाइमलाइन नहीं देती, बेरोजगारों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं देती, लेकिन अपनी पार्टी ने टाइमलाइन पहले ही मुकर्रर कर दी थी कि अगर अपनी पार्टी इक्तिदार में आती है तो 6 महीनों में 2 लाख नौकरियां मिलेंगी यहां के नौजवानों को, और साथ ही में यह भी वादा था कि पहले ही काबीना मीटिंग में डेली वेजर्स की मुस्तकिली का फैसला लिया जाएगा। यानी अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी डिलीवरी दिखाती, 4 साल का इंतजार करने के लिए नहीं कहती। अगर अल्ताफ बुखारी की सरकार होती, अपनी पार्टी की सरकार होती, न कमेटी, न सब कमेटी, न फाइल मूवमेंट, न कोई कहानी, न कोई बहाना, सीधा अपॉइंटमेंट लेटर, सीधा डेली वेजर्स के हक में फैसला, सीधा डेली वेजर्स के लिए इंसाफ, और डेली वेजर्स 3 महीने में मुस्तकिल हो जाते। और मैं पूछता हूं वो डेली वेजर जो 20 साल से काम कर रहा है, वो कब तक डेली वेजर रहेगा? इस हाइपोथेटिकल में 3 महीने, सिर्फ 3 महीने
मुस्तकिली का नोटिफिकेशन, पे स्केल, सर्विस बुक और पहली बार डेली वेजर बड़े फख्र के साथ कहता मैं सरकारी मुलाजिम हूं। यह होता है सोशल जस्टिस, यह होता है गवर्नेंस। और अगर 6 महीने में 2 लाख नौकरियां मिल जाती, अगर अपनी पार्टी की सरकार होती, अगर अल्ताफ बुखारी बरसर इख्तिदार होते, 6 महीने में 2 लाख नौकरियां मिल जाती, अगर 3 महीने में डेली वेजर्स मुस्तकिल हो जाते, तो आज का नैरेटिव क्या होता? आज का नैरेटिव क्या होता? डेली वेजर सड़कों पर एहतिजाज नहीं करता, डेली वेजर को नहीं कहा जाता कि अभी मेरे पास 4 साल है। यह होता है फर्क। एक सियासत जो कहती है इंतजार करो, और एक क़यादत जो कहती है टाइमलाइन मैंने पहले ही दे के रखी है। अल्ताफ बुखारी का मॉडल अगर यहां पे इंप्लीमेंट हो जाता तो पहले ही 6 महीनों में डेली वेजर रेगुलर हो जाते और मजीद बेरोजगार 2 लाख नौजवानों को रोजगार मिल जाता। मेरे साथ बात करने के लिए जुड़े हुए हैं अपनी पार्टी के तर्जुमान आला मुंतजिर मोहिद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है मोहिद्दीन साहब? आपका म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए खुद को। आप म्यूट पे हैं, खुद को अनम्यूट कर दीजिए। जी, आप म्यूट पे हैं जी। अब आप मैंने अनम्यूट कर दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मुंतजिर साहब, अपनी पार्टी अगर इख्तिदार में होती, अल्ताफ बुखारी साहब अगर इख्तिदार में होते, तो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो के हिसाब से अब तक डेली वेजर्स रेगुलर हो चुके होते और मजीद के पहले ही हुकूमत बनाने के 6 महीनों में ही 2 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल जाता। ऐसा आपने वादा किया था। मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, सीधा सवाल। आप बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं कर पाई और उन्होंने एक कमेटी बनाई है ये देखने के लिए कि क्या कुछ किया जा सकता है डेली वेजर्स के लिए। और दूसरी बात यह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे मुलाजमतों को आउटसोर्स कर दिया है, जो कि असेंबली में रिकॉर्ड सामने आया है। तो आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि आप पहले ही 6 महीनों में या पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज करते हैं? जवाब दीजिए। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये वादा सरफहरिस्त रखा था कि अगर हमारी हुकूमत आती है, लोग हम पे एतबार करते हैं, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की क़यादत में हुकूमत पे एतबार रखते हैं और उनको चुनते हैं, तो हम 6 महीनों के अंदर अंदर 2 लाख बेरोजगारों को नौकरियां फराहम करेंगे, वो भी बहुत ही दयानतदारी और ट्रांसपेरेंसी के तहत। और जितने भी हमारे उस वक्त उनकी तादाद 65,000 से अबो थी, हमारे जो भी टेम्पररी वर्कर्स है, डेली वेजर्स है, एडाक है, दूसरे जुमर में आते हैं, उनको रेगुलर करेंगे। हमारे पास इस वक्त भी अभी तक गवर्नमेंट के पास 1,65,000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। नंबर 2, ये जो डेली वेजर्स को कमेटियां बनाने के आड़ में इनकी जी ये ऑप्शन फिगर्स हैं जो आप बता रहे हैं। हाँ, जब आपसे हुकूमत संभाली, अमरुल्लाह साहब ने हुकूमत जब संभाली, उस वक्त तो 1,80,000 कुछ वैकेंसीज मौजूद थी। तो ये अभी खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की गई, न इस तरफ पूरी तवज्जो दी गई। तो अल्ताफ साहब ने मैं आपको याद दिला दूं, अप्रैल 1989 में ये एक ऑर्डर आया कैबिनेट का, जिसकी रूह से वो अभी स्टैंड है, इन्वोक है, जिसकी रूह से बताया गया कि जो भी डेली वेजर विदाउट ब्रेक 7 साल की मयादी मुलाजमत पूरा करेगा, उसको ऑटोमेटिकली 7 साल मुकम्मल करने के बाद रेगुलराइज किया जाएगा। तो उसके बाद 2000, ये तो 1989 का ऑर्डर है, कैबिनेट डिसीजन है। उस वक्त मैं खुद भी एक ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करता था और मैं जम्मू कश्मीर स्टेट के ट्रेड यूनियन फ्रेटर्निटी का जनरल सेक्रेटरी था स्टेट का। तो हमने उसके लिए लड़ा, कैबिनेट से बात हुई, ऑर्डर निकलवा दिया, फिर हमने हड़ताल वापस ले ली। तो उसके बाद ये जो कमेटियों का सिलसिला बताया जा रहा है, 2006 में भी एक कमेटी बनी,
2014 में भी एक कमेटी बनी। एक मिनट उस वक्त एडिटर से कहूंगा कि ग्राफिक्स चेंज कर दे। जी 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 हाँ, बताइए। तो ये जो हाई पावर कमेटीज बनाई गई, हमारे पास बिल्कुल डाटा बना हुआ है। अल्ताफ साहब ने बहैसियत फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त इसमें जो रिकमेंडेशन बनानी थी कि किस तरह से इन लोगों को किसी तवालत के बगैर तमाम डेली वेजरों को मुस्तकिल मुलाजमतों में लिया जाएगा, वो सारा कुछ बना हुआ है। उसका रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास है। ये मौजूदा सरकार जो है ये वक्त गुजारी कर रही है, लोगों को धोखा दे रही है, डेली वेजरों का इस्तेसाल कर रही है और अपने लोगों को चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही है, उनकी भर्तियां की जा रही है चोर दरवाजों से। डेली वेजरों के लिए फंड्स भी मंगवाए गए थे, फंड्स अलॉट हुए थे 2014 में। आज तक इनको खामखा लटकाया जा रहा है। आप जानते हैं खुद जनाब कि बहुत सारे हमारे भाई ओवर एज भी हो चुके हैं और कई रिटायरमेंट को भी पहुंच चुके हैं, कईयों को रिटायरमेंट भी किया गया, लेकिन उनकी फैमिली के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो गवर्नमेंट आए दिन बहानेबाजी कर रही है, टाइम कंज्यूम कर रही है, तो ये हमारी बदकिस्मती है। क्योंकि अल्ताफ साहब, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब किसी मजबूरी की वजह से नहीं आए थे पार्टी बनाने के लिए। जब यहाँ हरासमेंट कायम हुई थी, दहशत ज़दा लोग हुए थे, तो नेक नीति के तहत अल्ताफ साहब सिर्फ लोगों की भलाई के लिए, यहाँ के मसाइल हल कराने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और इन आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल मुलाजमतें दिलवाने के लिए, ड्रैगमैन्स को खत्म कराने के लिए, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर और टूरिज्म को डेवलप कराने के लिए, हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए और स्टेटहुड को बहाल कराने के लिए जो हमारे जज्बात का इस्तेसाल किया जा रहा है, 13 जुलाई के शहीदों की छुट्टी को खत्म कर दिया, उसको बहाल कराने के लिए, वुमेन्स को एम्पावरमेंट कराने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीमों को आज सारी नाव नजरसानी में लाकर उनको नए तरीके से नए इजाफी फंड्स के साथ। उमर सरकार कहती है हाई पावर कमेटी बनी है डेली वेजर्स के लिए और वो रिपोर्ट देगी, सिफारिशात देगी, उसके बाद जो है हम डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने के बारे में सोचेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये कहा कि हम पहले ही 2 महीनों में या पहली कैबिनेट मीटिंग में इनको रेगुलर करेंगे, तो आपके पास रोड मैप क्या था? किन सिफारिशात की बुनियाद पर, किन रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर, किस ब्लूप्रिंट की बुनियाद पर आप जनाब 2014 में जो पावर कमेटी कायम की गई इस चीज के लिए, कुल इख्तियारी कमेटी, उसके जो सिफारिशात हैं वो आपके सेक्रेटरी में पड़े हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में उस वक्त मौजूद थे, वो अभी भी मौजूद है। अल्ताफ साहब ने जो रिकमेंडेशन उस वक्त दी थी उसका खाका अभी भी हमारे पास है। तो इसमें कोई तवालत की जरूरत है ही नहीं। सिंपली एक ऑर्डर निकालना है, डिपार्टमेंट उसको सेंड करना है कि यहां से लेकर इस पीरियड तक हमने लोगों को रेगुलर किया है, फंड्स अवेलेबल है। ये बिल्कुल धोखा दे रहे हैं लोगों को, टाइम गुजारी कर रहे हैं, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, कमेटियां बनाने की आड़ में, रिपोर्ट्स का वेट करने के आड़ में, जैसा इन्होंने रिजर्वेशन के साथ किया, नौजवानों की रिजर्वेशन के साथ किया, जनरल कैटेगरी को बर्बाद करके रख दिया, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। जम्मू डिवीजन के लोग हमसे ज्यादा बर्तरी लेते जा रहे हैं हर फील्ड में और हम सफर कर रहे हैं। ऐसी ही पॉलिसी इन्होंने डेली वेजरों को रेगुलर करने के लिए भी अपनाई हुई है। हमारी बदकिस्मती है, हमारे लोग अभी आप हुकूमत का नहीं, अभी आप हुकूमत में नहीं है और ना ही हुकूमत का हिस्सा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो, आपने, वैसे मैं इस बात से मुतमईन हूं जाती तौर पे, जो आपने कहा ना कि हम नई हाई पावर कमेटी नहीं बनाते, बल्कि जो पुरानी गवर्नमेंट की तरफ से ही हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, जो सिफारिशात उनकी हैं, हम उन्हीं को अमली जामा इम्प्लीमेंट करते। आई एग्री टू दैट, दिस अ वेरी वैलिड पॉइंट एंड आई विल नॉट मेक अ पॉलिटिक्स ऑन इट। लेकिन एक बात है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी आप हुकूमत में नहीं है, हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है और ना ही आप अपोजिशन में हैं, फिर आप इस वक्त इन डेली वेजर्स के लिए या बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं? जनाब, हम डेली वेजर्स के लिए मुसलसल अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। हमने 2024 में एलजी साहब को भी एक डीओ अल्ताफ साहब ने लिखा था, उससे खुद भी मिले ही थे। रिसेंटली टाइगर हॉल में डेली वेजर्स, जनरल डेली वेजर्स की तरफ से जो
कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, मैं उसमें खुद शरीक हुआ था, वैसे थे गेस्ट ऑफ ऑनर। हमने वहां भी ये आवाज बुलंद की और हम मुसलसल हमने जो उनके कायदीन हैं, वजाद दुरानी साहब हैं, उनके सजाद परे साहब है, जो भी उनके लीडर साहिबान हैं, उनको हमने यकीन दिया है कि जहां भी एहतिजाजों में, जुलूस में, धरनों में आपको जरूरत पड़ेगी, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब की हिदायत पर वहां अपना लहू तक, अपना पसीना बहाने के लिए आपके साथ हाजिर है। आप हमारी सोसाइटी के बच्चे हो, आप हमारे जिस्म के हिस्से हो, आपकी फैमिली जो मुसीबतों का शिकार है उसमें हम बराबर के शरीक हैं। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक भी जाना पड़े हम जाएंगे, जहां उनको हमारी सहायता की जरूरत हो, हमारी मावनत की जरूरत हो, हम हाजिर हैं। और हमने उनको इस चीज का बाज़ाब्ता तौर रोबरो उनकी मीटिंग उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके वादा भी किया है। वी स्टैंड फॉर देम, वी आर देयर, सिटिल विद देम, वी विल बी देयर इंशाअल्लाह ताला फॉर देम, फॉर द पीपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जो भी हमारे लोगों के मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए, जो ज्यादतियां हो रही हैं उन ज्यादतियों को खत्म कराने के लिए, जिसपे गवर्नमेंट को जैसे सांप सूंघ गया है, बात ही नहीं करते हैं, उन बातों को हम मुसलसल उजागर करते आए हैं, हक की आवाज बुलंद करते आए हैं और उसके लिए हम बदस्तूर यहाँ बिल्कुल कायम है। लेकिन एक बात आपकी वसातत से मैं कहना चाहूंगा, अपनी कौम से, अपने लोगों से हमने हमेशा उन्हीं जज्बाती, खोखले जज्बाती नारों में आकर अपने आप को भी धोखा दिया। जिन लोगों ने यहाँ के मौलाना हजरत मोहम्मद यूसुफ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं बख्शा हक की आवाज बुलंद करने पे, जिन्होंने मरहूम गुलाम नबी गिलकार साहब रहमतुल्लाह अलैह को नहीं बख्शा हक की आवाज गिनने पर, जिन्होंने अब्दुल कदूस गोजबारी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं बख्शा, आप उन्हीं लोगों को फिर बार बार सामने लाते हो और फिर मुसीबतों का शिकार होते हो। यार कभी सच की पॉलिसियों को भी साथ दे दो, कभी सच्चे लोगों को साथ दे दो। अब पानी सर से भी ऊपर हो गया, हमारा सब कुछ लूट गया, दस्तार भी लूट गया, शलवार भी लूट गया, इज्जत भी लूट गई। अब फाका कशी पे आए हैं। फ्रूट इंडस्ट्री का हाल देखो, टूरिज्म का हाल देखो। ये लोग अपनी जो उनके जाती मफादत है उनकी तकमील के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन लोग मर रहे हैं क्योंकि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब ने सच की सियासत का बीड़ा उठाया है। इसलिए अपनी पार्टी मुसलसल अपने लोगों के साथ है, भले ही उन्होंने हमें साथ नहीं दिया, लेकिन उनके हुकूक के लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और उनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे जहां उनको हमारी जरूरत लगे। जिस भी तबके को, वो मुलाजिम तबका हो, आरजी मुलाजिमिन का तबका हो, ट्रेडर्स फ्रेटर्निटी हो, फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन हो, सिविल सोसाइटी हो, हम साथ हैं और हम उनके लिए हैं, हम अपने अवाम के लिए हैं, हम मुल्क की सालमियत और बेहबूदी और अमन इत्तेहाद के लिए हैं। जिन कश्मीरी नौजवानों का तहीदे किया जा रहा है, हमारे व्यापारियों का, दहाड़ी करने वालों का, शाल बापों का, मुल्क की दूसरी रियासतों में और हुकूमत को सांप सूख गया, बात तक नहीं करती है, उनकी बात करने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी शीशे पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है और इंशाल्लाह ताला खड़ी रहेगी। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया ANN न्यूज़ ज्वाइन करने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। ख्वातीन और हजरात, एक तरफ उमर सरकार है जो कहती है कि 4 साल का वक्त मेरे पास है और नए से एक हाई पावर कमेटी बनाती है, लेकिन मुंतजिर मोहिद्दीन अपनी पार्टी के तर्जुमान आला ने एक अच्छी बात कहा कि जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये कहा था लोगों से कि हम डेली वेजर्स को पहले ही कैबिनेट मीटिंग में रेगुलर करेंगे, तो उसके पास हमारे पास रोड मैप मौजूद था, ब्लूप्रिंट मौजूद थी। और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि जो इससे पहले 2 हाई पावर कमिटीज बन चुकी हैं, उनकी सिफारिशात का मुताला जो है वो बगौर और पूरी गहराई के साथ अपनी पार्टी ने कर लिया था और उसको पढ़ने के बाद, मुताला करने के बाद एक रोड मैप बना लिया था कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कैसे जो है नई एक हाई पावर कमेटी नहीं बनाएंगे और सीधे ही उन्हीं सिफारिशात को अमली जामा पहनाएंगे और पहले 2 महीनों में इन नौजवानों को, डेली वेजर्स को रेगुलर करेंगे। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि जो आदाद शुमार उनके पास थे उसी बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि पहले 6 महीने में हम यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को 2 लाख नौकरियां देंगे, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो इन्होंने जो है सरकारी आदाद शुमार देखा था और पाया था कि 2 लाख के करीब यहाँ पे असामियाँ जो हैं खाली हैं और इन्होंने उसके तहत रोड मैप बनाया था कि जिस दिन सरकार बनेगी उसके अगले दिन ही नोटिफिकेशन जो है SSB और PSC से जारी किए जाएंगे और बेरोजगार नौजवानों को कहा जाएगा चलिए जी फॉर्म भरिए, इम्तिहान दीजिए, 2 लाख नौकरियां आज से शुरू हो रही है। इसको लेकर जो है मुझे चाचा गालिब की याद आ रही है। आज चाचा गालिब मेरे पसंदीदा शायर हैं,
अक्सर मैं उनको पढ़ता रहता हूं। उन्होंने कहा, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, हुआ जब गम से बेहिस तो गम क्या सर के कटने का, न होता गर जुदा तन से तो जानू पर दरा होता। और उन्होंने ये भी कहा था कि यूं होता तो क्या होता। इस अशार में वो अक्सर कहते हैं, ना होता मैं तो क्या होता। और आज मुझे चाचा गालिब की याद आ रही है। उन्होंने कहा था, यूं होता तो क्या होता, चुनाव हो गए, नताइज आ गए, हुकूमत बन गई और हमें बताया जा रहा है अभी 5 साल बाकी है। लेकिन कश्मीर का नौजवान पूछ रहा है, मेरे 5 साल कहां है? मेरे पास क्या 5 साल का वक्त है? और मैं आज के प्रोग्राम में हाइपोथेटिकल नहीं बल्कि एक सवाल आवाम के सामने रख रहा हूं और पूछ रहा हूं और सीधे तौर पे पूछ रहा हूं, अगर हुकूमत बनाते अल्ताफ बुखारी, अगर इक्तिदार में होती अपनी पार्टी तो क्या होता? मैं बताता हूं क्या होता। 2 लाख नौकरियां 6 महीने में लोगों को मिल जाती, बेरोजगार नौजवानों को मिल जाती। न कोई कमेटी बनती, न कोई सब कमेटी बनती, न किसी फाइल का बहाना होता, न ही किसी सिफारिशात का बहाना होता, बल्कि अपनी पार्टी का यह कहना है कि उन्होंने रोड मैप पहले ही बना लिया था और यह देखा था कि 2 हाई पावर कमेटी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही 2014 में बनाई थी, उनकी जो सिफारिशात हैं वो सरकार के पास मौजूद हैं, उन्हीं को अमली जामा पहनाना था और डेली वेजेस रेगुलर हो जाते। और उनका मजीद ये कहना है कि 2014 में ही मरकजी सरकार ने इन डेली वेजेस की मुस्तकी के लिए फंड्स वागुजार कर दिए थे। अब बताइए जब सिफारिशात भी मौजूद हैं, हाई पावर कमेटी की रिकमेंडेशन टेबल पे हैं और मरकज ने आपको पहले ही फंड्स दे दिए हैं कि इन डेली वेजेस को आप रेगुलर कर दो, तो फिर ये फाइल का बहाना क्यों? हाई पावर कमेटी नई से बनानी है, इसका बहाना क्यों? लेकिन अगर अल्ताफ बुखारी यहां के इख्तिदार में होते, अपनी पार्टी यहां के इख्तिदार में होती, तो 6 महीनों में ये डेली वेजर रेगुलर हो जाते, सब कमेटी नहीं बनती, फाइल की कहानी नहीं होती और रिक्रूटमेंट कैलेंडर पहले ही दिन इजरा किया जाता, एक वाज़ा टाइमलाइन होती, हर हफ्ते अपॉइंटमेंट लेटर और पहली बार कश्मीर का नौजवान कोचिंग सेंटर से निकलकर सेक्रेटरी की सीढ़ी चढ़ता। ये सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये इज्जत की वापसी होती, ये घर की मईशत होती, ये उम्मीद का बजट होता। और डेली वेजर 3 महीने में मुस्तकिली, वो डेली वेजर जो 20 साल से काम कर रहा है, जो बारिश में भी ड्यूटी देता है, जो बर्फ में भी सड़क साफ करता है, मगर सरकारी मुलाजिम नहीं कहलाता। अगर 3 महीने में अल्ताफ बुखारी की सरकार इसे मुस्तकिली का हुक्म इसके हाथ में थमा देती, तो इसके बच्चे स्कूल का फॉर्म भरने के लिए काबिल हो जाते। और स्कूल फॉर्म में एक खाना होता है जहां पे लिखना होता है बच्चे को कि उसका जो वालिद है क्या काम करता है, तो ये बच्चा डेली वेजर नहीं लिखता बल्कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखता। ये एक लफ्ज नहीं, ये एक जिंदगी बदल देता। गवर्नेंस बमुकाबला इंतजार। एक मॉडल वो है जो कहता है इंतजार करो, दूसरा मॉडल वो है जिसे हम जो है नाम दे रहे हैं अल्ताफ बुखारी मॉडल। अल्ताफ बुखारी मॉडल ये टाइमलाइन है। अल्ताफ बुखारी मॉडल की जो गवर्नेंस है वो टाइमलाइन है, 6 महीनों में ये काम होने ही होने हैं। और उमर सरकार का मॉडल कि अभी मेरे पास 4 साल है, लेकिन अल्ताफ बुखारी मॉडल 6 महीने में 2 लाख नौकरियां और 3 महीने में डेली वेजर्स मुस्तकिल हो जाते। और ये तकरीर नहीं होती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता। और वही वादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नैरेटिव भी बदल जाता। फिर टीवी स्टूडियो में यह बहस नहीं होती कि कौन सी पार्टी ज्यादा जज्बाती है, बहस ये होती कितने अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो जारी हुए, लाल चौक में कोचिंग सेंटर खाली होते और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन बोर्ड भरे होते। और सियासी पैगाम, ये सियासत नहीं, ये सिस्टम होता है, ये वादा नहीं, ये रोड मैप होता है, ये मंशूर नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन होती है। और इसीलिए अल्ताफ बुखारी का इमेज भी बनता और एक ऐसा लीडर जो कहता कम है और करता ज्यादा है। इसीलिए आज मुझे चाचा गालिब की याद आती है कि हुई मुद्दत की मर गया गालिब पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना यूं होता तो क्या होता। आज कश्मीर का नौजवान यही पूछ रहा है, क्या होता अगर 6 महीने में 2 लाख नौकरियां मिल जाती, क्या होता अगर 3 महीने में डेली वेजर मुस्तकिल हो जाते, क्या होता अगर 5 साल का इंतजार
6 महीने की डिलीवरी में ही बदल जाती। और आज हेडलाइन ये नहीं होती कि हुकूमत रेगुलर कब करेगी, हुकूमत बेरोजगारों को काम कब देगी, बल्कि आज की हेडलाइनें अखबारात में और टीवी पे ये होती कि आज 20,000 लोगों को नौकरी मिल गई। आज हेडलाइन ये होती कि डेलीवेजर अब डेलीवेजर नहीं है बल्कि गवर्नमेंट मुलाजिम है। यह होता है फर्क, यह होता है फर्क डायलॉगबाजी में और डिलीवरी में, टाइमलाइन में और नॉन लाइन टाइमलाइन में। उमर सरकार कोई टाइमलाइन नहीं देती, लेकिन अल्ताफ बुखारी ने मंशूर में ही बता दिया था लोगों को कि 6 महीने में कश्मीर का नक्शा बदल दूंगा, 6 महीनों में 2 लाख नौकरियां दूंगा, 3 महीनों में डेलीवेजर्स को रेगुलर करूंगा। इसे कहते हैं वो हुकूमत। आज के प्रोग्राम में हाइपोथेटिकल हूं मैं, लेकिन मैं आज फर्क की बात कर रहा हूं। उस फर्क की बात जो फर्क आज हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो, उस रिलीफ की बात जो हम आज अपनी जिंदगी में चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो। आज की रिपोर्ट एक ऐलान की नहीं, एक इम्कान की है। कश्मीर में हर कोचिंग सेंटर के बाहर एक सवाल लिखा होता कि नौकरी मिल रही है। हर डेलीवेजर की फाइल के अंदर एक खामोशी जुमला नहीं होता बल्कि मुस्तकिली लिखी होती। हुकूमतें आती हैं, मंशूर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और फिर वक्त गुजर जाता है। मगर जरा रुक कर एक दूसरा मंजर देख लीजिए। अगर 6 महीने के अंदर 2 लाख नौकरियों का अमल शुरू होता तो शायद पहली बार नौजवान अपने फोन में एडमिट कार्ड नहीं बल्कि अपॉइंटमेंट लेटर महफूज कर रहे होते। श्रीनगर के लाल चौक में कोचिंग सेंटर के बाहर रश कम हो जाता और सेक्रेटरीट के बाहर इन बेरोजगार नौजवानों का रश बढ़ जाता, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट मुलाजिम होते। ये खबर नहीं होती, ये तब्दीली होती। डेलीवेजर जो कहता है कि मैंने कई बार डेलीवेजर से जो है बात की है, वो कहते हैं हम सरकार के हैं मगर सरकार हमारी नहीं। अगर 3 महीने में मुस्तकिली का हुक्म आ जाता तो शायद इनके बच्चों के स्कूल फार्म में भी पेशे के खाने में डेलीवेजर नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा जाता। ये लफ्ज छोटा है मगर जिंदगी बदल जाती। खातिनो हजरत, मैं आप पे छोड़ता हूं आज कि हमें कौन सी हुकूमत चाहिए थी। हमें कौन सी हुकूमत चाहिए थी जो कहे मेरे पास वक्त है, आप इंतजार करो, जो कहे कि हाई पावर कमेटी बन चुकी उसकी सिफारिशात आएंगी, या जो कहता है कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशात जो 2014 में बनी है मेरे पास है। अल्ताफ बुखारी कहता है, अपनी पार्टी कहती है मेरे पास वो सिफारिशात मौजूद हैं। अगर मैं हुकूमत में होता मेरे पास रोड मैप था, 2 लाख नौकरियां भी मिल जाती और डेलीवेजर पहले ही 2 महीनों में रेगुलर भी किया जाता। ख्वातीन और हजरात, मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ता हूं कि क्या जो आज मैंने हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपके पास रखा, क्या हमने अपने माजी में कोई गलती की? क्या हमने अपने माजी में कोई गलती की या फिर हम सही पटरी पे हैं? और याद रखिए, अगर हमें अपनी जिंदगियों को सही पटरी पे लाना है तो हमें सही तरीके से खुद भी चलना होगा। मैं मुदस्सिर याकूब, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज। आगे आया चाहता है दरगाह आसारी शरीफ से पहुंचाएंगे आप तक तरावी। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हर माह मुबारक में हम दरगाह आसारी शरीफ से इन मुतबरक अय्याम में तरावी आप तक बराह रास्त पहुंचाते हैं। लाखों लोग टेलीविज़न स्क्रीन पे ये तरावी देखते हैं, खासकर ख़वातीन। बहुत सारी फ़ोन कॉल्स इन्हें न्यूज़ को मौसूल हो रही हैं जो शुक्रिया कहते हैं। हम उनको कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लाखों लोग हमारे प्रोग्राम टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते हैं। और मुझे बताया गया है कि सोशल मीडिया पे भी हमारी व्यूवरशिप जो है काफ़ी बढ़ चुकी हैं और ऑन एवरेज 3 to 4 मिलियन व्यूज़ हमें मिलते हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनएन न्यूज़ को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनएन न्यूज़ को नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूँगा इजाज़त, नमाज ईशा का वक्त हो चुका है। दरगाह आसारी शरीफ से बराह रास्त दिखाएंगे आपको 8:15 बजे बराह रास्त तरावी। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, आपकी बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, सिखा दो सर कुचलने का हुनर मासूम बच्चों को, कि सांपों की बस्ती में इन्हें गुजारनी है उम्र अपनी। खुदा हाफिज।